हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, जिसका लेखक अरुण सागर आनंद जी है। इस पुस्तक में कुल 30 अध्याय है। इस वीडियो में हम अध्याय 7 से लेकर अध्याय 8 तक पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, 7वां दिन क्या कहता है मनोविज्ञान स्मृति के बारे में। स्मृति जब अपनी सहज लय में होती है तब ध्यान में सजीवता आ जाती है। स्मृति मस्तिष्क का खजांची है। स्मृति वह पुजारिन है जो वर्तमान को समाप्त कर अपना हृदय मृतक भूत की मूर्ति पर अर्पित कर देती है। प्रिय पाठकों, आज हम स्मृति विषय पर चर्चा करेंगे तथा ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि स्मृति के बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है। स्मृति क्या है? पृष्ठ 52 किसी सीखी हुई क्रिया के पुनर्वाहन, रिकॉल या दोहराने को स्मृति कहते हैं। अतः स्मृति की क्रिया सीखने के उपरांत धारण करने और फिर उसे दोहराने से संबंधित होती है। स्मृति के अंतर्गत सीखना, लर्निंग, धारण करना, रिटेंशन और पुनर्वाहन, रिकॉल करना, ये तीनों ही आते हैं। अतः इन्हें स्मृति के अंग भी कहा जाता है। स्मृति के ये अंग आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। स्मृति को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ दिनों पहले घूमने के लिए जयपुर जाता है। वहां वह आमेर का किला, सिसोदिया बाग तथा हवा महल देखता है। कुछ समय बाद जब वह एक टीवी सीरियल में जयपुर स्टेशन को देखता है तो उसके मस्तिष्क में जयपुर से संबंधित सारी घटनाएं जीवित हो उठती हैं। स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्मृति दो प्रकार की होती है। एक लघु सत स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये स्मृति कुछ समय तक ही बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर जब हमारा परिचय किसी अनजान आदमी से कराया जाता है तो थोड़ी देर बाद ही हम उसका नाम भूल जाते हैं, हालांकि उसका चेहरा हमें याद रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने लघु सत स्मृति का मुख्य कारण सामग्री को बहुत ही थोड़े समय तक सीखना माना है। 2 दीर्घ सत स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति अधिक देर तक सीखता है, बार बार उन सामग्रियों पर अभ्यास करता है और उन सीखी गई सामग्रियों का काफी भाग अधिक समय तक बचा कर रखता है। पृष्ठ 53 स्मृति के अंग, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी। ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कोई स्थायी वस्तु नहीं है, इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। अब मैं आपका परिचय स्मृति के उन अंगों से करवाना चाहूंगा जो स्मृति के विकास में सहायक होते हैं। इन्हें स्मृति का कारक या घटक, फैक्टर्स भी कहा जाता है। स्मृति के 4 अंग माने गए हैं जो इस प्रकार है। 1 सीखना या अभ्यास करना, लर्निंग। 2 धारण, रिटेंशन। 3 प्रत्यावाहन या वापस बुलाना, रिकॉल। 4 प्रत्यभिज्ञान या पहचानना, रिकॉग्निशन। सीखना, सीखने और स्मृति में अभिन्न संबंध है। सीखने के द्वारा ही स्मृति की समस्त प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। कोई भी नई चीज या उत्तेजना देखकर हम पहले सीखते हैं, उसके बाद स्मरण करते हैं। सीखने के अभाव में न तो स्मरण की क्रिया संभव हो सकती है और न ही संपादित हो सकती है। हम स्मरण उसी विषय का करते हैं जिसे हम पहले सीख चुके होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब व्यक्ति कोई कहानी अतीत में सीख चुका होता है तभी वह उसका स्मरण कर सकता है। धारण किसी भी विषय को केवल सीख लेने से स्मरण क्रिया पूरी नहीं हो जाती। सीख लेने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में अनुभूति का धारण करना जरूरी है, इसलिए धारण भी अनुभूति का एक महत्वपूर्ण अंग है। धारण क्रिया सीखने पृष्ठ 54 के बाद फौरन शुरू हो जाती है और एक निश्चित समय तक चलती रहती है। उस विषय का प्रत्यावहन उतना ही सरल होता है। अब सवाल यह उठता है कि धारण क्रिया किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। इस सवाल के उत्तर में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोई सीखा हुआ विषय व्यक्ति के मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह के रूप में अंकित हो जाता है। जब तक ये स्मृति चिन्ह व्यक्ति के मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, व्यक्ति उस विषय का प्रत्यावहन, रिकॉल आसानी से कर पाता है। लेकिन जब ये स्मृति चिन्ह मस्तिष्क से मिट जाता है तब व्यक्ति उसी विषय का प्रत्यावहन करने में असमर्थ हो जाता है। विस्मृति, भूलना, फॉरगेटिंग। जैसे दिन के बिना रात या ठंड के बिना गर्मी को ठीक से समझा नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह स्मृति की क्रियाओं को विस्मृति की क्रियाओं के बिना नहीं समझा जा सकता। असल में ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। भूलने की गति 3 बातों पर निर्भर करती है। 1 व्यक्ति की योग्यता। कुछ व्यक्ति अधिक योग्य होते हैं, वे किसी विषय की सामग्री को दूसरों की अपेक्षा कम शीघ्रता से भूलते हैं। 2 अभ्यास की मात्रा। जिस विषय पर जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उसे उतना ही धीरे धीरे भूला जाता है। 3 सामग्री। जिस प्रकार की सामग्री होती है उसी प्रकार भूलने का प्रभाव पड़ता है। ठीक सामग्री बेकार के मुकाबले में धीरे धीरे भूलती है। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाएं मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा धीरे धीरे भूलती हैं। विस्मृति निवारण, वेज ऑफ रिड्यूसिंग फॉरगेटिंग। विस्मृति यानी भूलना हानिकारक नहीं है। जरूरी चीजों को सीखने के लिए यह बेहद जरूरी है।
यदि हम किसी चीज को भूले नहीं तो बेकार की बातें हमारे स्मृति के भंडार में जमा होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे स्मृति पृष्ठ 55 भंडार में अच्छी चीजों को याद करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। बेकार की स्मृतियां बार बार हमारे स्मृति तल पर आकर हमें परेशानी करेंगी। वास्तव में किसी विषय या सामग्री को अधिक समय तक याद करने के लिए भूलना बेहद जरूरी है। क्या स्मृति को सुधारा जा सकता है? मनोविज्ञान इसका उत्तर नहीं में देता है। यह ऐसा कोई उपाय नहीं बताता जिससे व्यक्ति अपनी स्मृति का उतना ही विकास कर ले जितना कि एक पहलवान अपने शरीर का करता है। लेकिन मनोविज्ञान कुछ नियम सामने अवश्य रखता है जिनका पालन करके व्यक्ति कम मेहनत और कम समय में अधिक से अधिक विषयों या सामग्रियों को याद रख सकता है। अगले अध्यायों में हम इन नियमों का विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ हम कुछ नियमों की चर्चा कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं। सीखने के लिए प्रबल इच्छा, हैव इंटेंशन टू लर्न। जब तक आप किसी चीज को याद करना जरूरी नहीं समझेंगे, वह चीज आपको कभी याद नहीं होगी। वैसे कुछ लोग इसे दिमाग की कमजोरी बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आप में किसी चीज को सीखने की प्रबल इच्छा होगी तो आप उसे अवश्य याद कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रबल इच्छा के कारण जहां एक और कम समय में सामग्री सीखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर अधिक समय तक याद भी रहती है। ध्यान का नियंत्रण, पे क्लोज अटेंशन। किसी भी चीज को सीखते समय ध्यान एकाग्र करना बेहद जरूरी है। ध्यान एकाग्र करने पर विषय कम समय में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। क्लास में टीचर की बातों को या किसी अन्य के द्वारा कही गई बात को यदि हम भूल जाते हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम उस वक्त अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते। उस वक्त हमारा ध्यान निस्संदेह कहीं और होता है। इसलिए अच्छी स्मृति के लिए ध्यान की एकाग्रता बेहद जरूरी है। पृष्ठ 56 दृश्यों का अधिक से अधिक प्रयोग, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इमेजरी। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी चीज को सीखने के लिए दृश्यों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह किसी चीज को याद करना बेहद आसान हो जाता है। आप ये बात जानते ही हैं कि किसी फिल्म या नाटक के दृश्य हमें बेहद जल्द याद हो जाते हैं और इनकी स्मृति हमारे स्मृति तल पर काफी दिनों तक बनी रहती है। नई सामग्री सीखने में पहले से सीखी हुई सामग्री का सहारा लेना, मेक यूज ऑफ पास्ट एसोसिएशंस। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्मृतियां स्थायी रूप से पाई जाती हैं जो जीवन भर उसके साथ रहती हैं। जो नई चीज हम याद रखना चाहते हैं, यदि हम उनका संबंध किसी याद की हुई चीज से जोड़ लें तो वह हमें बेहद जल्द याद हो जाती है। उदाहरण के लिए आपकी जन्म तिथि 5 नवंबर है, नेहरू जी की जन्म तिथि 14 नवंबर है। नेहरू जी की जन्म तिथि याद रखने के लिए आप अपनी जन्म तिथि में 9 जोड़ देंगे तो वह नेहरू जी की जन्म तिथि होगी। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन में तिथियों, घटनाओं को इन्हीं साहचर्यों द्वारा याद किया जा सकता है। जितना संभव हो सके कार्य को वितरित करके सीखें। आमतौर पर किसी भी चीज को एक ही बारे में नहीं सीखा जा सकता, इसलिए विश्राम देकर जितनी अधिक बैठकें आप उस चीज को सीखने के लिए देंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। जहां तक संभव हो विषय या सामग्री को बिना देखे दोहराएं। जब आप किसी चीज को याद कर लें तो बाद में उसे बिना दोहराए देखें। दोहराते समय जहां कठिनाई महसूस हो वहां फिर से देखें। धीरे धीरे दोहराने की अपेक्षा जोर से दोहराने से चीजों को याद रखने में कम समय लगता है। कुछ विषय सामूहिक रूप में दोहराने से अधिक लाभ होता है। आपने गौर किया ही होगा कि विद्यालयों में आमतौर पर कोई गीत या कविता सामूहिक पाठ के द्वारा ही याद कराई जाती है। पृष्ठ 57 अध्याय 8 8वां दिन, उत्तम स्मृति के मूल मंत्र। मधुर स्मृति किसी स्वर्गीय संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहती है। प्रिय पाठकों, आज आप जानेंगे कि उत्तम स्मृति के मूल मंत्र क्या क्या हैं। मुझे यकीन है कि इस अध्याय को सीखने के बाद आप स्मरण शक्ति को विकसित करने वाले अपने मिशन में निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। अनुभूति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुभूति या प्रत्यक्ष ज्ञान हमें निरंतर कुछ नया करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अनुभूति का ही कमाल है कि हमारी समझ और परख बेहतर ढंग से कार्य करती है। अपनी अनुभूति या प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षमता को विकसित करने के लिए आप एक अभ्यास करें। दिन में आपको जब भी समय मिले आप बाजार जाएं और कुछ देर तक एक ऐसे शोरूम के बाहर ठहरें जिसकी शो विंडो में सजावटी वस्तुएं रखी हों। आप उन वस्तुओं को 2-3 मिनट तक बड़े ध्यान से देखिए और फिर घर आकर एक नोटबुक में नोट कर लें। पृष्ठ 58 अगले दिन जब आप उस शोरूम के सामने से गुजरें तो ये जानने का प्रयास करें कि जिन वस्तुओं को आपने ध्यान से देखा था वे अब भी वहां हैं या उन्हें कहीं और रख दिया गया है। कुछ दिनों तक आप लगातार यह अभ्यास कीजिए। बार बार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी आंखें अवलोकन के लिए पहले से अधिक संवेदनशील हो गई हैं। अभिरुचि हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करने में अभिरुचि महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिछले अध्याय द्वारा आप जान ही गए होंगे कि स्मृति के विकास के लिए संवेदनशील मस्तिष्क का होना बेहद जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में स्मृतियों के भंडार के लिए संवेदनशीलता एक बड़े द्वार का काम करती है। पुनर्गठन हमारा मस्तिष्क एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जिसमें लाखों पुस्तकें हैं।
जरा सोचिए, किसी विशाल पुस्तकालय में पुस्तकों का कोई सुव्यवस्थित क्रम न हो और कोई पुस्तक सूची कैटलॉग भी न हो तो क्या होगा। निस्संदेह ऐसे पुस्तकालय से हमें अपनी पसंद की पुस्तक को ढूंढने के लिए एक एक करके सभी पुस्तकों को देखना पड़ेगा। इस तरीके से यदि हम अपनी मनचाही पुस्तक को ढूंढ नहीं पाएंगे तो हम सीधा इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह पुस्तक पुस्तकालय में नहीं है, जबकि हकीकत तो यह है कि वह पुस्तक पुस्तकालय में ही मौजूद है जिसे हम वास्तव में ढूंढने में नाकाम रहे हैं। ठीक यही बात हमारे दिमाग के मामले में भी लागू होती है। वह प्रत्येक वस्तु जिसे हमने देखा, सुना या महसूस किया है, हमारे दिमाग के किसी न किसी भाग में स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, लेकिन कभी कभी हम उस सामग्री या विचार पृष्ठ 59 को ढूंढ निकालने में असमर्थ रहते हैं। तब हम फौरन कह देते हैं कि भूल गए हैं। उदाहरण के लिए, आज आपका परिचय किसी व्यक्ति विनय से कराया गया। कुछ समय पश्चात आप उससे कहीं मिलते हैं और आपको उसका नाम याद नहीं हो पाता। तब आप उससे कहते हैं कि वह अपने नाम के 4 विकल्प दे, तो आपको उसका नाम याद आ जाएगा। वह व्यक्ति जब 4 नाम जितेंद्र, विजेंद्र, अनिल तथा विनय बताता है तो आप झट से पहचान लेते हैं कि उसका नाम विनय है। इस उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि आप उसका नाम भूले नहीं थे, बल्कि आप अपनी स्मृति में उसका नाम ढूंढ नहीं पाए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कोई मानसिक सूची नहीं रखते। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि आप अपने मन रूपी पुस्तकालय की कोई सूची तैयार नहीं कर पाए थे, इसलिए आपको उसका नाम याद करने के लिए ज़हनी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी देखें, पढ़ें या सीखें, उसे अपने मन में व्यवस्थित कर लें, ताकि अन्य वक्त पर हमें अपने मस्तिष्क रूपी पुस्तकालय में मनचाही पुस्तकें ढूंढने के लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया न करना पड़े। अगर आप किसी भी वस्तु को ध्यान से देखें तो आपका मस्तिष्क स्वयं ही प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित करने लगता है। इस बात की पुष्टि के लिए निम्नलिखित संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। पृष्ठ 60। ये संख्याएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद आपने पाया होगा कि पहली सूची में 1 से 9 तक अंक उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। दूसरी सूची में सम संख्याएं पहले हैं, बाद में विषम संख्याएं। तीसरी सूची में विषम संख्याएं पहले हैं और सम संख्याएं बाद में, तथा चौथी सूची में बड़ी संख्या को पहले रखा गया है, छोटी संख्या को बाद में। अतः जब भी आप कुछ पढ़ें तो सामग्री को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। इस तरह आपको न केवल अपनी स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायता मिलेगी, बल्कि आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी। सामंजस्य प्राचीन समय में माना जाता था कि उत्तम स्मरण शक्ति के लिए मस्तिष्क को तनाव और क्रोध से मुक्त रखना चाहिए। इस संबंध में गीता में कहा गया है कि क्रोध विवेक और स्मृति का नाश करता है। ये बात आज भी 100% सत्य है। जब हम शांत मन से किसी सामग्री या विषय का अध्ययन करते हैं, तब हम उसे अति शीघ्रता से स्मरण कर लेते हैं। अतः हमें शांत मनस्थिति में अध्ययन करना चाहिए, तभी विषय के साथ सामंजस्य स्थापित हो पाता है और चीजें याद रह पाती हैं। मेलजोल साहचर्य महाभारत में एक कथा है जिससे स्पष्ट होता है कि कैसे द्रोणाचार्य ने मेलजोल व साहचर्य विधि द्वारा पांडवों को प्रभावित किया था। हुआ यूं था कि एक बार पांडवों की गेंद एक कुएं में गिर गई थी। द्रोणाचार्य ने पहले एक कुश की सीख कुएं में पड़ी गेंद पर मारी। वह सीधा गेंद में घुस गई। फिर उन्होंने दूसरी कुश की सीख को पहले पर फेंका, वह पहले वाली सीख से जुड़ गई। इस प्रकार एक एक करके द्रोणाचार्य ने कुश की सीखों की एक श्रृंखला बना ली, फिर उसकी मदद से कुएं में पड़ी गेंद बाहर निकाल ली। पृष्ठ 61। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने अल्प स्मृति बैंक से आवश्यकतानुसार सूचनाओं की गेंद बाहर निकालते हैं। मेलजोल या साहचर्य के बारे में महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है कि हमारा दिमाग एक साहचर्य यंत्र है। साहचर्य का अर्थ संबंध अथवा संयोजन से है। साहचर्य चेतना की प्रारंभिक विशेषता तथा नाड़ी संस्थान की प्रारंभिक क्रिया भी है। व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के अनुभवों में पाए जाने वाले संबंध और संगठन साहचर्य के कारण ही बनते हैं। ये देखा गया है कि व्यक्ति के मानस पटल पर जब दो अनुभव एक दूसरे के आगे पीछे अथवा साथ साथ उपस्थित होते हैं, तब उन अनुभवों के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। भविष्य में जब कभी इनमें से एक अनुभव मानस पटल पर उपस्थित होता है, तो दूसरा संबंधित अनुभव साहचर्य के कारण स्वतः उपस्थित हो जाता है। महान दार्शनिक अरस्तु का विचार था कि हमें एक वस्तु इसलिए याद होती है कि वह दूसरी वस्तु के समान अथवा विरोधी होती है। अतः जब हम कोई विषय सामग्री पढ़ते हैं, तब उस सामग्री के तथ्य, आंकड़े, सूचना एवं घटनाएं इत्यादि दिमाग में पूर्व से उपस्थित समान जानकारी साथ चेन की कड़ियों की भांति जुड़ती चली जाती हैं। अतः एक ही अर्थात समान विषय पर हम जितना अधिक अध्ययन करेंगे, उतने अधिक साहचर्य हमारे दिमाग में बनेंगे, उतनी ही अधिक सामग्री हम स्मरण रख सकेंगे। एक अन्य मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार ऐसा माने कि दिमाग में करोड़ों खूंटियां हैं। प्रत्येक खूंटी पर असंख्य जानकारियां, तथ्य, घटनाएं और दृश्य टंगे हुए हैं। एक खूंटी के पुनः स्मरण से उस पर टंगी सारी सामग्री आपको एक के बाद एक पुनः स्मरण हो उठेगी। ये भी मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि एक खूंटी से आप एक समान कितनी भी सामग्री जोड़ सकते हैं।
साहचर्य की 9 विधियां हैं जो हमारी स्मरण शक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये विधियां हैं तारांकन। पृष्ठ 62। व्यवस्थापन द्वारा हम अपने मस्तिष्क के किसी हिस्से या भाग में कुछ निश्चित शब्द या विचार संग्रहित करते हैं तथा दूसरे भाग में दूसरी चीजों को रख सकते हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं। व्यवस्थापन का एक तरीका यह है कि हम उस स्थान की विस्तृत कल्पना करें जहां हमने अपने विचारों या शब्दों को रखा है। 2. समानता। अर्थ एवं रूप में समानता भी हमारे लिए साहचर्य संबंध ढूंढने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर भूत प्रेत एवं दिव्यात्मा, गरीब एवं विपन्न, उल्लसित एवं प्रसन्न, काम एवं श्रम इत्यादि। 3. ध्वनि के आधार पर गुनगुनाने से हम कई चीजों को बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं। विज्ञापनों में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा हम कोई भी कविता या गीत आसानी से याद कर सकते हैं। 4. विलोम शब्द भी हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर हम गरम ठंडा, पहाड़ खाए, सर्दी गर्मी, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा आदि शब्दों को विलोम शब्दों द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। 5. वर्गीकरण करना भी शब्दों के साहचर्य का एक उत्तम तरीका है। उदाहरण के तौर पर सांप और छिपकली सरीसृप वर्ग में आते हैं, स्त्री और पुरुष मानव वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य वस्तुओं का वर्गीकरण करके उन्हें सुगमता से याद रख सकते हैं। 6. विस्तारण। हम जो कुछ भी सुनते हैं कल्पना के माध्यम से उसे अपने मस्तिष्क में साकार रूप देते हैं। उदाहरण के तौर पर यह वाक्य कि ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लिटिल लेजी डॉग याद रखने के लिए हम कल्पना करते हैं कि एक भूरी लोमड़ियां आराम से लेटे हुए कुत्ते पर कूद पड़ी। इस वाक्य की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विद्यमान है। 7. गुण। नीला रंग आसमान का गुण है, आँच आग का गुण है, ठंडापन बर्फ का गुण है। इस तरह गुणों के आधार पर हम अधिकांश वस्तुओं को याद रख सकते हैं। 8. पारस्परिकता भी मेलजोल या साहचर्य का एक महत्वपूर्ण कारक है। पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली, मराठों, इब्राहिम लोदी, पृष्ठ 63 और बाबर के बीच हुए युद्ध से संबंधित है। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव, सिराजुद्दौला और 1857 के संग्राम से संबद्धता दर्शाता है। इस प्रकार घटनाओं के पारस्परिक संबंध से हम उन्हें याद रख सकते हैं। 9. प्रभाव एवं कारण भी साहचर्य के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। उदाहरण के तौर पर सूखा, अकाल एवं विपन्नता, वर्षा, फसल एवं समृद्धता आदि स्थितियां प्रभाव एवं कारणों के परिणाम स्वरूप ही सामने आती हैं। इंद्रियों का उपयोग हमारी स्मरण शक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जो कुछ हमें अपने स्मृति बैंक में जमा करना है, हमें चाहिए कि हम उसे ध्यान से देखें और सुनें। अपनी कल्पना द्वारा अपने मन में उसका विस्तृत रूप देखें, उससे संबंधित गंध का अनुभव करें, संबंधित स्वाद को महसूस करें। आमतौर पर किसी विषय या सामग्री को याद करते या सीखते समय हम अपनी निम्नलिखित इंद्रियों का उपयोग करते हैं। 1. देखने की इंद्रिय सेंस ऑफ विजन। 2. सुनने की इंद्रिय सेंस ऑफ हियरिंग। 3. सूंघने की इंद्रिय सेंस ऑफ स्मेल। 4. चखने की इंद्रिय सेंस ऑफ टेस्ट। 5. स्पर्श की इंद्रिय सेंस ऑफ टच। 6. गति संवेदन की इंद्रिय सेंस ऑफ किनेस्थीसिया। अतिशयोक्ति। हमारे मस्तिष्क की एक विशेषता यह है कि बड़ा चढ़ाकर कही गई बातें ये शीघ्रता से याद कर लेता है। उदाहरण के तौर पर कोई हमारे सामने किसी पतले व्यक्ति का इस प्रकार वर्णन करे कि उसका चेहरा लोमड़ी की तरह था, शरीर फट्टे जैसा था और कद बांस की तरह लंबा था, तो उस व्यक्ति की छवि हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है और हम उसे फिर नहीं भूल पाते। पृष्ठ 64। अजीबोगरीब बातें हम शीघ्रता से याद कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई स्त्री रिक्शा चलाए तो हम उस स्त्री को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि किसी स्त्री द्वारा रिक्शा चलाना बड़ी ही अजीब बात है। हमारे मस्तिष्क का ये विशेष गुण है कि यह अजीबोगरीब चीजों को शीघ्र स्वीकार कर लेता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। इसलिए हमें किसी विशेष सामग्री या विषय को याद करते समय उसकी मुख्य बातों को अजीबोगरीब बातों से जोड़ देना चाहिए। और अंत में, जिस वस्तु या सामग्री को आप याद करना चाहते हैं तो उसकी मानसिक छवि जरूर बनाएं, तभी आप अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने में कामयाब हो सकते हैं। तारांकन। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।